welcome back to Poisonous Tech. This is our new chapter which is in physics, gravitation, class 9th. So let's begin. It's a very interesting chapter. In chapters 8 and 9 we have learned about the motion of objects and force as the cause of motion. Chapter 8 और 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो होता है वो मोशन होता है, ठीक है, एंड किस वजह से मोशन होता है, वो फोर्स की वजह से होता है. तो वो क्यों होता है, क्या होता है, ये सब आपने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा होगा. आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस दैट. वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है. फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं कर सकते. उसका जो स्पीड है, फोर्स लगाने से हम लोग उस स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. सपोज बाय एन एग्जाम्पल, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक प्लेयर ने फुटबॉल को हमारी तरफ किक किया और वो मतलब उसका स्पीड मेंटेन है, कांस्टेंट स्पीड से वो हमारे पास आया, और जब हमने उस पर फोर्स लगाया, हमने जब उसको किक किया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया एज वेल एज उसका स्पीड भी डिफर कर गया. तो यही होता है फोर्स का काम. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. हम हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब भी हम लोग ऊपर से कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ नीचे गिरता है. वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली अगर कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर होगा. तो इसके लिए जो जिस वजह से ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है अर्थ के तरफ, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वजह से. In this chapter we shall learn about gravitation and universal law of gravitation. We shall discuss the motion of objects under the influence of gravitational force of earth. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना अर्थ पे, उसके अंडर में रह करके कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है या फोर्स कैसे काम करता है. वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर मैं अर्थ पे हूँ तो मेरा क्या वेट है, वही अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो हमारा क्या वेट होगा. मतलब वेट टाइम मतलब प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, तो वो किस तरीके से करता है वो सब हम लोग इस बारे में जानेंगे. फ्लोट इन लिक्विड्स, ऑब्वियसली कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है या फिर वो अंदर सिंक कर जाता है, क्यों, उसका रीज़न क्या है, हम लोग वो पढ़ेंगे. सो फर्स्टली ग्रेविटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ. या ऑब्वियसली हमें पता है कि जो चांद होता है वो अर्थ का रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाती है. ऑब्वियसली अब वो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ फेंकते हो तो वो नीचे आता ही नहीं आता है ना. तो एक सर्टेन हाइट तक जाती है, उसके बाद वो अपने आप ही नीचे आ जाता है. ऐसा क्या हो, मतलब ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने. बहुत ही अच्छे से जानते होंगे इसाक न्यूटन को. उनको क्या पता चला था, एक दिन वो किसी प्लेग्राउंड में और किसी पार्क में वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. तो क्या हुआ कि उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा. अब एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में ये चीज़ आया कि एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया. और अगर तो न्यूटन ने ये सब सोचा ही नहीं होता तो कभी भी हमारे दिमाग में ये सब आता ही नहीं, राइट. दैट्स वाई सो ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस. चाहे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरे या ऊपर जाए, दोनों में ही सेम फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नाउ बिफोर द थ्रेड है द एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को कंक्लूड कर सकते हो खुद से. अब आई कॉन्ट एक्सप्लेन दैट बिकॉज चलो हम करते हैं. अब ये एग्जाम्पल को देखिए. इसमें क्या करता है कि ये बॉय जो है एक रोप में किसी ऑब्जेक्ट को उसने हैंग करके रखा है और वो उसको रिवॉल्व कर रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है. तो इसके ऊपर अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं. इसके ऊपर सेंटर से जो फोर्स लग रहा है ना इधर, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस वजह से कि ये ऑब्जेक्ट रोप में जो लगा है वो मूव कर पा रहा है अपने सर्कुलर पाथ पे, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर फोर्स नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो जो स्टोन उस रोप में बांधा हुआ है वो उड़ जाएगा, राइट. Thus, this straight line will be a tangent to the circular path. ये आप लोग फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे कि टेंजेंट क्या होता है. जब भी किसी भी सर्कल को या फिर किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम को कोई भी लाइन सिर्फ एक बार टच करके जाती है तो हम लोग उसको टेंजेंट कहते हैं. लाइक यहाँ पे सिर्फ एक बार टच कर रही है ना, तो उसको हम लोग सर्कल कहते हैं, मतलब टेंजेंट कहते हैं. Now, the motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. Similarly,
अगर यहाँ पे हम लोग किसी स्टोन को ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल में, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सिमिलरली वही चीज़ दूसरे प्लैनेट पे भी होती है। जब मून का जो मोशन होता है ना अर्थ के अराउंड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होता है। लेट मी हाईलाइट इट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ओहो sorry, the motion of the moon around the earth is due to centripetal force, right? Yes. Now the centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. centripetal force कहाँ से, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने देखा कि सेंटर से लग रहा था, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है इस प्लैनेट पे कि अर्थ के थ्रू सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, राइट? इफ़ देयर वर नो सच फोर्स, अगर तो वहाँ पे ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं, तो वो जो मून है वो तो अपना स्ट्रेट मोशन करते रहता, या तो वो गिर जाता या तो अपने एक ही पाथ पे वो घूमता रहता। बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो एक पर्टिकुलर पाथ में पर्टिकुलर ऑर्बिट की तरह रिवॉल्व करता रहता है। इट इज़ सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? अब जैसे कि हमने देखा कि एप्पल जो है वो डाउनवर्ड्स गिरा है अर्थ की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इसका हम लोग इस चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एप्पल जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। इफ़ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्यों नहीं देखते हैं कि अर्थ जो है वो एप्पल के अराउंड मूव कर रहा है? नहीं, ये इसलिए होता है बिकॉज according to the third law of motion the apple does attract the earth, but according to the second law of motion for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object. yes, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था कि हम कभी भी मतलब एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? तो अगर अर्थ एप्पल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो एप्पल भी अर्थ के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, बट वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि मास जो होता है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से वो काफ़ी छोटा है, तो हम लोग उसको नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डजंट मूव टुवर्ड्स द मून। तो अब सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अर्थ अब मून के अराउंड क्यों नहीं रोटेट करता है, सिर्फ मून ही क्यों रोटेट करता है? आखिर में अट्रैक्टिव फोर्स है तो दोनों के बीच में है, मून और अर्थ के दोनों के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग तो अर्थ को भी रोटेट करना चाहिए, पर अर्थ क्यों नहीं रोटेट करता है? इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। तो अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, हर ऑब्जेक्ट के बीच में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो सिमिलरली अर्थ ये सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो उनके बीच में भी क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है? तो इसका मतलब हमें ये भी कहना चाहिए कि सन को भी चारों तरफ प्लैनेट्स के घूमना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। So from the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe, yes, all the objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एप्पल उनके ऊपर गिरा तो सिर्फ एप्पल और अर्थ के बीच में ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर मून और प्लैनेट के बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो सब एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एंड उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and हाँ ये क्या, ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये बस उन्होंने फॉर्मूला को ही बताया है एक तरीके से। देखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them, राइट? क्या होता है कि फोर्स जो होता है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला है, फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड डिस्टेंस जो होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप कि आप लोगों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बीच का डिफरेंस मालूम होगा। ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड 9th में तो इतना तो पता होना चाहिए। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम, अब ये डेरिवेशन है, ठीक है? आप चाहो तो डेरिवेशन खुद से डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज ये है फॉर्मूला उसका, F is equals to G m1 m2 upon r square और d square whatever you say. So F is equals to G, मतलब G क्या हो गया यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और m into m मतलब ये दो डिफरेंट मासेस हैं,
एक बॉडी का और ये दूसरे बॉडी का, ठीक है। उसके बाद फिर है यस, तो ये डिफरेंट मास है। और नीचे d मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, नीचे d मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर है ये।